बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त एक बड़ी जारहाना इनिंग्स खेल रहे हैं और इस तरह से खुलकर आलमी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर मुल्क के अंदर तमाम तर करप्ट अनासिर से कोई शख्स बैक वक्त इस तरह से नहीं लड़ा जिस तरह से इमरान खान इन सब के साथ अपनी पंजा आजमाई कर रहे हैं। इस सारे के सारे मामले में 27 मार्च को होने वाला डी चौक का जलसा, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के दावे के बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ। उस जलसे में कुछ बड़ी अहम चीज़ें सामने आने वाली हैं। वो सिर्फ एक जलसा या इमरान खान की कोई तकरीर नहीं होने वाली। इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर किस तरह से इमरान खान एक बहुत बड़ी आलमी साजिश पर से भी पर्दा हटाएंगे और आज की ये वीडियो नाज़रीन कराम बड़ी अहम है। इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं और कुछ इस तरह की मालूमात आज मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान के लिए नामजद अमरीकी सफ़ीर, जिन्हें अब से तकरीबन 7-8 दिन पहले ही पाकिस्तान के लिए नामजद किया गया। इतने अरसे से पाकिस्तान में कोई सफ़ीर नहीं था, इतने अरसे से पाकिस्तान के अंदर चार्ज अफेयर्स ही टॉप डिप्लोमेट थी, लेकिन कोई एम्बेसडर नहीं था। एक ऐसे वक्त पर क्यों इन एम्बेसडर को लगाया गया एंड वाई ही इज़ सो स्पेशल, कुछ ऐसी नाकाबिले फरामोश डिटेल्स और कुछ ऐसे सबूत आज की इस वीडियो में आपके सामने रखे जाएंगे कि आप भी सोचने पर एक मर्तबा तो मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये क्या कहानी है, आखिर ये क्या माजरा है। उसके साथ ही साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं, हालिया अपडेट्स भी हैं इस पूरे सियासी ड्रामे के हवाले से, और मैं आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक फुटबॉल मैच की तरह है कि कभी किसी का स्कोर बढ़ जाता है, कभी किसी का स्कोर बढ़ जाता है, एंड दिस थिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल द डे ऑफ वोटिंग। चाहे ये पहले ऐलान भी कर दें, क्योंकि 27 को जो इमरान खान ने धमाका करना है, जिसकी मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, उसके बाद अगर किसी ने वोट दिया इमरान खान के खिलाफ इस तहरीक के हक में, चाहे वो अपोजिशन का हुआ, शायद वो फिर अपने लोगों में ना जा सके, शायद वो अपनी आवाम में ना जा सके, और इस तरह का एक हुक्म का आखिरी इक्का जिसे रोका भी नहीं जा सकता वो इमरान खान के हाथ भी लग चुका है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई को कुछ धचके लग रहे हैं, और एक जानिब तो आपको मैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में उसके वाले से मजीद डिटेल्स दूंगा। हमजा शहबाज जो हैं वो तरीन ग्रुप से मुलाकात शुरू कर चुके हैं अभी तक, जिस टाइम तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मुल्क के वसी तर मफाद में इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, कहा तो यही जाता है, मिलकर काम करने पर इत्तफाक कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, नासिर शाह और इनके अहम तरीन जो लोग हैं MQM की तरफ से आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार और जावेद हनीफ शामिल थे। इसमें नाज़रीन कराम जो ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एलामिया सामने आया है, जो प्रेस रिलीज सामने आया है, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की क़यादत के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का मुल्क के वसी तर मफाद में एक दूसरे से मिलकर काम करने पर इत्तफाक। नाउ दिस इज वेरी क्लियर एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस। लेकिन इस सब में इत्तहादियों से मुतल्लिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक अहम इक़दाम उठाया है, क्योंकि वज़रा को भी इमरान खान ने रोक दिया है कि किसी इत्तहादी के खिलाफ बयान नहीं देना, इत्तहादियों से मैं मिलूंगा भी। उसकी वजह यह नहीं है कि इमरान खान ब्लैकमेल हो रहा है, उसकी वजह यह है कि इमरान खान उन्हें बहाना नहीं देना चाहता कि कल को कोई इत्तहादी अवाम में जाकर कहे, देखें जी उन्होंने हमें बातें सुनाई थी, हम नाराज़ होकर इनके खिलाफ हो गए, वज़ीर आज़म हमसे मिले नहीं थे, हमें रिजर्वेशंस थी, इसलिए हम नाराज़ होकर वहाँ चले गए। तो उनके पास जो एक एक्सक्यूज़ बचा है, क्योंकि इमरान खान को जो लोग ये समझते हैं ना कि सियासत नहीं आती,
उन्हें पिछले 3.5 साल नींद नहीं आई और उन्हें आइंदा भी नींद नहीं आएगी अगर वो इमरान खान को सियासत के मैदान में खिलाड़ी के बजाय अनाड़ी समझते हैं। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, उसे नब्ज का पता है। और बड़ी दफा इमरान खान भोला बनकर वो काम कर जाता है ये कहकर के मुझे तो सियासत नहीं आती, कि बड़े बड़े सियासत के खिलाड़ी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और उन्हें रियलाइज भी बाद में होता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। इसमें आपको यह बताऊं कि पार्टी रहनुमाओं को मोहतात रहने का इमरान खान ने हुक्म दिया और इमरान खान ने कहा कि लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, आप उन्हें बहाने ना दें, करना उन्होंने वही है जो वो कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम एक और बहुत बड़ा मसला इस वक्त पेश आया है और कौमी असम्बली का जो शोबा कानून है, जो कि एक लीगल डिपार्टमेंट है, ये किसी सियासी जमात का डिपार्टमेंट नहीं होता, इसने ये स्पीकर को मशवरा दिया है, राय दी है कि आप मुनहरिफ अराकीन को वोटिंग से नहीं रोक सकते। यानी कि उन्हें पहले इमरान खान के खिलाफ वोट देना होगा, उस वोट को काउंट किया जाएगा, उसके बाद आप उन्हें डीसीट कर सकते हैं। और अगर आप रोकते हैं तो ये एक आइन के अंदर जो आप कह सकते हैं कि एम्बिग्युटी है और आइन के अंदर और कानून के अंदर जो एक खला मौजूद है उसे एक्सप्लॉइट करने के मुतरादिफ होगा। जाहिर बात है पार्लियामेंट की कार्रवाई किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। स्पीकर अगर प्रिजाइडिंग अफसर हुआ उस दिन का, उसने जो कह दिया वो होगा और ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ और अहम चीज़ें भी रख दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 27 मार्च को जलसा कर रही है, नून लीग ने भी अनाउंस किया और अब JUI, जारी बात है मौलाना फजलुर रहमान कैसे पीछे रह सकते हैं, तो मौलाना साहब ने भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उस दिन जलसे का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साथ रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला हो चुका है और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का पूरा रेड जोन अब रेंजर्स के हवाले करने का फैसला कर लिया गया और 20 मार्च से 2 अप्रैल तक रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले होगी, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। मैं आपको अभी अपने जराए के हवाले से ये खबर दे रहा हूं और कंफर्म्ड है, आप इसे जराए भी ना समझें, आप समझे बस कंफर्म्ड है, कुछ ही देर के अंदर नोटिफिकेशन भी सामने आ जाएगा। रेड जोन में अहम इमारतों शाहराहों पर रेंजर्स और FC की तैनाती होगी और 1000 रेंजर्स और 1000 FC के एहलकार तैनात किए जाएंगे। और विफाकी वजीर दाखिला जो है शेख रशीद, वो पहले ही ऑपोजिशन को FC और रेंजर्स की सिक्योरिटी देने की पेशकश कर चुके हैं। अब वहां से पुलिस को हटाकर इन्हें सिक्योरिटी दी जा रही है क्योंकि अनारकी भी फैल सकती है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखता हूं जिसका मैंने अपने इब्तदाइये में भी जिक्र किया और जो आपके लिए बड़ी होशरुबा हो सकती हैं। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि अमेरिका ने 3 मार्च को तकरीबन आज से 10-11 दिन पहले अपने एम्बेसडर का ऐलान किया और US सेनेट ने कंफर्म किया डोनाल्ड ब्लूम को एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू पाकिस्तान। इतना अरसा पाकिस्तान में कोई अमरीकी सफीर नहीं था, चार्ज अफेयर सारे मामलात चला रही थी, कौंसल जनरल लाहौर में मामलात चला रहे थे, कराची के कौंसल, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, मुलाकातें तो हो रही हैं, जजेस से भी मुलाकातें हो रही हैं, सियासी जमातों से भी मुलाकातें हो रही हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था 4-5 दिन पहले कि एक प्राइवेट घर में एक गैर मुल्की सफ़ीर आता है और वो गैर मुल्की सफ़ीर एक शख्स से 45 मिनट की मुलाकात करता है प्राइवेट कार में, वहाँ से वो गाड़ी बदलता है ताकि ट्रेस ना हो सके और कोई देख ना ले, वहाँ से एक और सियासी रहनुमा के घर जाता है, वहां पर मुलाकात होती है और वहां पर एक और गाड़ी बदलकर वो वापस अपनी रिहाइशगाह आता है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में। और उसे लग रहा था कोई नहीं देख रहा, लेकिन इदारे देख रहे हैं। आप पाकिस्तान के अंदर पर भी मारते हैं तो इदारों को पता होता है और बहुत सी चीज़ें इमरान खान के पास मौजूद भी हैं। अब इमरान खान ने जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है वो बड़ी अहम है। इमरान खान ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। ये एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस एक जुमले के हवाले से नाज़रीन इकराम मैं आपको डोनाल्ड ब्लूम जो है ये बेसिकली एक मेंबर है सीनियर फॉरेन सर्विस के और इन्होंने अमेरिकन डिप्लोमेट के तौर पर 1993 से खिदमात सर अंजाम दी हैं और ये US स्टेट डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ पोजीशंस में, यानी कि अमेरिका की वजारत खारजा के अंदर भी और मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ पोजीशंस पर भी बराजमान रहे हैं और एम्बेसी के जो पोलिटिकल विंग होते हैं उनके साथ भी मुंसलिक रहे हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है इनके हवाले से मैं आपको ये जो बता रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी वजह से हुआ, लेकिन इस कदर पिछले आप देख लें 2001 से लेकर यानी कि पिछले 22 साल के अंदर 20 साल के अंदर डोनाल्ड ब्लूम साहब जिस मुल्क में गए वहां पर क्या कुछ होता रहा, क्या ये महज इत्तफाक है? ये एक सवाल है जिसका जवाब आपने देना है क्योंकि ये डिटेल्स मैं बड़ी एक्सक्लूसिव निकाल कर आपके लिए लाया हूं। नाज़रीन इकराम 2001 से 2004 में ये जो ब्लूम साहब हैं ये इसराइल में तैनात रहे और
2001 से 2004 तक ये वहां पर तैनात रहे और वहां पर 2003 में नेतन्याहू साहब आए इसराइल के अंदर हुकूमत करने के लिए। फिर ये 2006 से 2007 तक कुवैत में रहे और 2006 से 2007 कुवैत के इनके स्टे के दौरान ही कुवैत के इलेक्शंस हुए। ये इलेक्शन ईयर था कुवैत में और उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन का ईयर था 2007। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लें। इसके साथ 2007 से 2008 में ये इराक में बगदाद में तैनात रहे और वहां पर पीएम मालकी थे, जिसके बाद पॉलिटिकल टर्बुलेंस बहुत ज्यादा थी, सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज्यादा था और प्रेशराइज करके जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, उनसे बहुत से कवानीन भी बनवाए गए इराक के अंदर, उनसे पास करवाए गए। फिर ये 2009 से 2012 में इजिप्ट में तशरीफ लेकर गए, कायरो में ये थे, मिस्र में थे। मिस्र में नाज़रीन इकराम 2009 से 2012 तक ये वहां पर रहे और 2011-12 इलेक्शन का साल था, मुर्सी जीते। उसके बाद एक कू हुआ, वहां पर फौजी मार्शल लॉ लगा और अब अब्दुल फत्ताह अल सीसी जनरल जो हैं वो वहां के सदर हैं। ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये 2013 से 2015 के अंदर काबुल गए, अशरफ गनी और अब्दुल्ला का फड्डा बना, दोनों कहते थे हम सदर हैं। फिर वहां पर इनके दरमियान अमेरिका ने पॉलिटिकल सेटलमेंट करवाई और दोनों को इक़्तिदार 50-50 दिया। फिर 2015 से 2018 तक ये एक मरतबा फिर इसराइल गए और इसी दौरान इसराइल के इलेक्शन हुए और नेतन्याहू साहब जीत गए। 2019 से 2021 तक पाकिस्तान में तैनात होने से पहले ये तुनीशिया में थे। तुनीशिया में अरब स्प्रिंग आई नाज़रीन इकराम 2018 में, यानी कि उसके बाद 2019 में अरब स्प्रिंग आने के बाद ये वहां पर तैनात रहे और उसके बाद पॉलिटिकल सेटलमेंट और पहली मर्तबा वहां पर जो तमाम तर चीजें हुई उन्हें भी, ये सारा का सारा मामला रिजीम चेंजेस के टाइम पर ये वहां पर क्यों तैनात होते रहे हैं, इस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं और बहुत से लोग इस पर अब एक क्वेश्चन मार्क भी, और मैं आपकी राय का भी इंतजार करूंगा क्योंकि मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखी हैं, ये मफरूजे हैं और इनकी बुनियाद पर अब 2022 में पाकिस्तान में तैनाती का मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि शायद ये ऐसा इत्तफाक है, क्या इतना ही इत्तफाक होता है पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान में भी रिजीम चेंज की बात हो रही है। रिजीम चेंज की बात भी इसलिए हो रही है कि मेन चीज फॉरेन पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, कि वो यूरोप और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। वो खुद अब बैरूनी हाथ की बात कर चुके हैं, वो कहते हैं फॉरेन हैंड नहीं फॉरेन हैंड्स हैं। तो अब ये मामला किस तरफ को जाएगा और ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सूरत हाल बड़ी ही अजीब हो जाएगी, क्योंकि 27 मार्च को कुछ ऐसा दमादम मस्त कलंदर इमरान खान ने करना है कि 28 को शायद अदम एतमाद की जरूरत ही ना पड़े, वोटिंग ही ना हो। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है करें, क्योंकि ये नॉर्मल वीडियोस की तरह नहीं, इसमें जो मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं एंड आई पर्सनली बिलीव कि एवरीवन शुड नो दीज डिटेल्स। जितना शेयर हो सकता है ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप पे, दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।